नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। तो इससे पहले के जो सेशन है, इससे पहले के जो सेशंस थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोगों ने ज्यादातर चीजें डिस्कस कर ली थी। ज्यादातर चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तंत्रिका तंत्र को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तंत्रिका तंत्र को हम लोग देख लेंगे। वैसे बेसिक जो पार्ट है, जो स्पाइनल कॉर्ड है या यानी कि जो मेरु रज्जु है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मस्तिष्क के बारे में हम लोगों ने ओवरव्यू एक देखा था। मस्तिष्क के जो अलग अलग हिस्से हैं, उनका क्या काम है, उनको भी हम लोग एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। तो ये मस्तिष्क वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे कि कुछ जो डिजीजेज होती हैं, कुछ जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखो, बीमारियों पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो तरीके से होगा। एक वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको न्यूज में रहे हों। जैसे मान लो कभी कोविड का केस आ गया, जैसे कोविड की एक समस्या आई, तो उस समय कोविड की समस्या को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी मान लो नीपा वायरस से स्प्रेड हो रहा है, कभी मान लेते हैं कि जैसे मान लो चिकनगुनिया स्प्रेड हो रहा है। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स जो न्यूज में होते हैं, उनको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है कि कुछ ऐसे डिजीजेज हैं, कुछ ऐसे अनुवांशिक डिजीज हैं जो हमेशा बरकरार रहते हैं, या जिनको लेकर आपको एनसीईआरटीज में भी पढ़ना है। तो हम उन जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, जो अनुवांशिक रोग हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मस्तिष्क के बारे में ही चर्चा करते हैं कि मस्तिष्क के जो अलग अलग जो हिस्से हैं, उसका क्या काम है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि हमारे मस्तिष्क का एक क्रॉस सेक्शन है, और इस मस्तिष्क के क्रॉस सेक्शन में तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, इसके तीन हिस्से होते हैं। ये पार्ट जो आपको सबसे, इसका जो लार्ज पार्ट दिख रहा है, जिसमें आपको अलग अलग कलर में दिखेंगे, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ये जितना भी पार्ट आपको जो दिख रहा है, जो हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये जो है वो हमारा अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क है। तो ये जो पूरा ब्लैक, ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा आपका सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक,
ये पूरा सेक्शन आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, दूसरा एक हिस्सा आपको दिख रहा होगा, एक रेड कलर का एक हिस्सा दिख रहा होगा, यह है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ठीक है, यह हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। तीसरा आपको एक दिख रहा होगा, एक छोटा सा हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का, और ये जो छोटा सा हिस्सा है इसी को बोला जाता है हाइंड ब्रेन, या जो हमारे मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा है, जो हमारे मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है, जिसको हम लोग मेडुला के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग मेडुला के नाम से भी जानते हैं, मेडुला के नाम से भी जानते हैं, मेडुला ऑब्लोंगटा, या फिर इसी को हम मस्तिष्क स्तंभ भी बोलते हैं। इसी को हम लोग मस्तिष्क स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा मस्तिष्क स्तंभ या फिर मेडुला ऑब्लोंगटा या हाइंड ब्रेन, इसके रूप में इसको जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है अग्र मस्तिष्क जो है, इसको सेरिब्रम बोला जाता है। इसको सेरिब्रम कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा है उसको सेरिब्रम कहा जाता है, और ये जो छोटा सा हिस्सा है उसको सेरिबेलम कहा जाता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो हमारे मस्तिष्क के पहले जो अलग अलग हिस्से हैं उस पर आप गौर कर लो कि कौन सा हिस्सा कौन सा है। ठीक है, कौन सा हिस्सा कौन सा पार्ट है, इसको ध्यान देना। मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है वो है हमारा अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो छोटा सा पार्ट है वो है आपका, जो यहां पे रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है, वो है हमारा सेरिबेलम या कि मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। और तीसरा जो सबसे छोटा पार्ट है, जो यहां पे आपको येलो कलर में नजर आ रहा होगा, ये जो छोटा सा पार्ट है इसी को हम ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ, या फिर इसी को मेडुला ऑब्लोंगटा के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से हो गए। अब इन 3 हिस्सों में क्या क्या काम होता है इसको भी हम लोग देखते हैं। 3 हिस्सों में क्या क्या काम होता है इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला आगे का जो हिस्सा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे का जो हिस्सा है जिसमें आपको अलग अलग सेक्शन दिखेगा, ये जो अलग अलग जो सेक्शन है इसका अलग अलग काम है। जैसे अब देखो, इतना डिटेल में आपको सब हिस्सों का याद नहीं रखना है, बट आपको याद रखना है कि मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है वह क्या क्या काम करता है। तो जो हमारा अग्र हिस्सा है, जो हमारे मस्तिष्क का अग्र हिस्सा है, जो मस्तिष्क का अग्र भाग है, वो क्या क्या काम करता है इसको एक बार आप यहां पे देख सकते हो। अग्र मस्तिष्क, इसका क्या क्या रोल है, इसकी भूमिका है, की भूमिका, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर गौर करोगे कि अग्र मस्तिष्क के इस भाग में, अग्र मस्तिष्क के इस भाग में एक तरीके से जो आपके मोटर नियंत्रण जो है, मींस आप जब चलते हो, सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे वॉक करके जाना है, आपको वॉक करके जाना है, तो वॉक करके जाने में जो आपने डिसीजन लिया, तो आप जब चलते हो, या मान लो जैसे आपने अपने हाथ हिलाया, आपने कुछ लिखने के लिए अपने हाथ को हिलाया, तो ये जो मोटर नियंत्रण है, यानी कि आपके चलने की जो क्षमता है या आपके जो चाल की जो नियंत्रण है, वह करता है यह अग्र हिस्सा। तो सबसे पहला मोटर नियंत्रण या चाल नियंत्रण, इसको आप देख सकते हो कि यहां पे हमें देखने को मिलता है मोटर नियंत्रण। मोटर नियंत्रण, मोटर नियंत्रण यानी कि चाल नियंत्रण, चाल नियंत्रण, ये हमारा सबसे पहला हिस्सा हो गया जो हमें इस अग्र मस्तिष्क के हिस्से से देखने को मिलता है। अग्र मस्तिष्क के इसी हिस्से में आप देखोगे कि यह कोई भी समस्या है, समस्या का समाधान जैसे आप ढूंढते हो, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि कई बार हम लोग समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, हम लोग बस समस्या के बारे में ही सोचते हैं। तो जो आपकी समस्या के समाधान ढूंढने की जो आपकी एक जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वह इस पे डिपेंड करता है। समस्या समाधान, तो आपके पास मान लो कोई भी समस्या आई, ठीक है, उस समस्या से आप कैसे निपट रहे हो, समस्या समाधान जो है, समस्या समाधान जो है वो इसी पार्ट का हिस्सा है कि अग्र मस्तिष्क जो है वह इस समस्या समाधान, मींस मान लो आपके पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया,
या जैसे आप प्रीलिम्स के एग्जाम में जाओगे या मेंस के एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर लिखना है। तो ये जो समस्या का समाधान है, यानी कि आपके सामने कोई चैलेंज आया, आपको किसी चीज का आंसर करना है, किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है, किसी चीज का समाधान ढूंढना है, तो यह समस्या का समाधान भी यहीं से होता है। यह समस्या के समाधान के लिए भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो हमारा भाषण उत्पादन है, यानी कि जो स्पीच है, यानी कि बोलना, जो बोलना है वह भी यहीं से डिसाइड होता है। देखो, आप इस चीज को गौर करना कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर से जो आवाज निकलती है वो हवा के माध्यम से निकलती है। जो हमारा जो श्वसन तंत्र है वो हमें बोलने में भी मदद करता है। श्वसन तंत्र हमें बोलने में भी मदद करता है। हम हवा के माध्यम से वाइब्रेशन यानी कि कंपन कॉज करते हैं गले में, और उस गले में कंपन के कारण हमारे मुख से कुछ भी आवाज निकलता है। जो भी आवाज हम निकालते हैं वो हमारे मुख से ही निकलता है। ठीक है, तो ये जो मुख से जो आवाज निकल रहा है, अलग अलग जो आप डायलेक्ट बोलते हो, जैसे मान लो अगर आपको एक सिर्फ यही पढ़ना है, मोटर नियंत्रण, तो आप सोचो कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है कि इन हर एक सिलेबल का, हर एक शब्द का, हर एक अक्षर जो है उसका एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, उसका एक अलग उच्चारण है, और हर उच्चारण को आप सही से बोल पाते हो जैसे सामने वाला समझ पाए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वर्क है, आपको देखने को लगेगा कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज तो आनी चाहिए। आई होप सभी लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है। चलिए, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें जो भाषण उत्पादन है, यानी कि जो स्पीच प्रोडक्शन है, स्पीच प्रोडक्शन है, वह होता है हमारे अग्र मस्तिष्क के हिस्से से। जैसे आप सोचो कि आपके पास एक वर्ड है, अग्र मस्तिष्क की भूमिका। हर एक अक्षर का, हर एक अक्षर का एक अलग उच्चारण है, हर एक अक्षर का एक अलग उच्चारण है, और आप इन सभी चीजों को बोल पाते हो। और ये डिसाइड कैसे होता है कि कितना वाइब्रेशन होगा जिससे इस आवाज को हम जनरेट कर सकते हैं। आप सोचो कि ये मस्तिष्क का कितना कंट्रोल होता है, या मस्तिष्क जो है हमारा वो किस तरीके से यहां पे काम करता है कि हम हर एक शब्द जिसका उच्चारण करते हैं, हर एक का अलग सिलेबल है, हर एक की अलग साउंड है। जब आप कुछ भी बोलते हो, जब आप कुछ भी बोलते हो तो इसमें अलग अलग साउंड निकलता है, और यह साउंड कैसे आएगा, यह ध्वनि कैसे आएगा, यह अग्र मस्तिष्क के द्वारा तय होता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट कि अग्र मस्तिष्क क्या करता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरा दूसरा अगर हम यहां पर देखें कि इसी के द्वारा स्पर्श बोध, स्पर्श बोध, जो हमारा, अगर हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, जैसे हमने देखा ज्ञानेंद्रियों को लेकर कि अगर हम ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह हमें स्पर्श का एक बोध कराती हैं। तो जो स्पर्श बोध है, जो स्पर्श बोध है वह भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। जो स्पर्श बोध है वह भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। स्पर्श बोध हमें इसी पार्ट में दृष्टि, हमें इसी पार्ट से सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता, हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होना, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता है, जो भी हमारी मेमोरी है, मेमोरी मीन्स जिस चीज को हम, सूचना को जिसको हम संचयित करके रख पाते हैं, सूचना संचयन, संचयन, यह सभी कार्य हमारे इस मस्तिष्क में होते हैं। यह सभी कार्य हमारे इस मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, ये देखो, ग्रंथि जो है ना, ग्रंथि जो है वह नियंत्रण नहीं करती। ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है, या ग्रंथि को माइंड के द्वारा
यूज किया जाता है ताकि शरीर के बाकी चीजों को नियंत्रित किया जाए। यहाँ पे जैसे हाइपोथैलेमस और बाकी चीजें होती हैं, तो हाइपोथैलेमस और बाकी जो ग्रंथियां हैं उनकी माध्यम से शरीर में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अवधेश इसका ग्रंथि माइंड को कंट्रोल नहीं करती, माइंड के द्वारा इन ग्रंथियों का सिक्रेशन कराया जाता है और फिर पूरे बॉडी की ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है। क्या तो यहां पे सुनने की क्षमता, भाव उत्पन्न होना, बुद्धिमत्ता, सूचना संचयन, यह सभी चीजें हमारी अग्र मस्तिष्क की एक अग्र मस्तिष्क की भूमिका में देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है? देखो, अगर हम लोग मस्तिष्क के मध्य हिस्से की बात करें, मस्तिष्क के मध्य हिस्से की बात करें, तो इसका काम है संतुलन बनाना, संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही उदाहरण के तौर पे आप देखो कि जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हो, जब आप कहीं पे मान लो आपको कहीं पे चलकर जाना है या आपने दौड़ना स्टार्ट किया, तो जब आप दौड़ रहे होते हो, जब भी आप दौड़ रहे होते हो तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही आपका अगला पैर, जैसे ही आपका एक पैर आगे की ओर बढ़ता है, दूसरा पैर उसको सपोर्ट करता है और फिर आप सोचो कि आप जब तेजी से दौड़ रहे हो, तो इन तेजी से दौड़ते वक्त आपके शरीर का जो पूरा संतुलन है वह बना रहता है। अगर शरीर का संतुलन बना ना हो तो आप दौड़ते समय गिर जाओ। तो इस शरीर के संतुलन को कौन बनाकर रखेगा? इस शरीर के संतुलन को बनाकर रखने का काम है मध्य मस्तिष्क का। यह हमारे शरीर के संतुलन को बनाकर रखता है। मांसपेशी, जो हमारी मांसपेशियां है, जो हमारे मसल्स है, उसके बीच के संतुलन के लिए यह जिम्मेदार है। क्या? तो ये सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के बीच संतुलन, मांसपेशियों के बीच जो संतुलन है वह भी इस मध्य मस्तिष्क का ही हिस्सा है। क्या? तो चलिए, तो ये हमारे मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। यह मांसपेशियों के बीच संतुलन को बनाकर रखता है। ठीक है, शरीर का जो पोस्चर है उसे यह ठीक करके रखता है हमारा मध्य मस्तिष्क। इसका यही एक मेन रोल है। देखो, हमारे शरीर के मस्तिष्क के द्वारा जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो हम काम करते हैं, सपोज आप कुछ सुन रहे हो या कुछ बोल रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो हर एक क्षमता जो है वो मस्तिष्क के अग्र हिस्से में होती है। मस्तिष्क का जो अग्र हिस्सा है वह सभी सूचनाओं के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। क्या? इवन जो आपके माइंड में, जो आपके दिमाग में जो पुरानी सूचनाएं हैं, पुरानी जितनी भी जानकारियां हैं, वह सभी अग्र हिस्से का ही भाग है। इसमें मध्य हिस्से का या फिर जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगटा है, जो ब्रेन स्तंभ है, उसका कोई भी रोल नहीं है, उनका कोई भी इसमें रोल नहीं है। तो इस चीज को आप सिंपली याद रखना कि मांसपेशियों के बीच संतुलन बनाना, शरीर का एक संतुलन बनाए रखना, यह हमारे मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। तीसरा पार्ट आता है ब्रेन स्टेम, या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, या जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ। तो आखिर ये क्या होता है? अगर हम लोग मस्तिष्क स्तंभ के बारे में बात करें, तो मस्तिष्क स्तंभ का काम क्या होता है? यह हमारे शरीर की जो भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं, ठीक है, मींस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, उन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम इस मस्तिष्क स्तंभ का होता है।
तो शरीर के अंदर में जो अनैच्छिक गतिविधि, गतिविधियों को नियंत्रित करना, तो ये इसका मेन रोल है और इसका एकमात्र रोल है। जैसे कि मान लो हृदय गति है, हृदय गति, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, तो ये सभी जितनी भी गतिविधियां हैं, वो हमारे शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है ब्रेन का या हमारे मस्तिष्क का, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है या जो ब्रेन स्टेम है, जो एक तरीके से मस्तिष्क स्तंभ है, वह इन चीजों को नियंत्रित करता है। और इसी के लिए इस ब्रेन स्तंभ को, इस एक तरीके से मस्तिष्क स्तंभ को बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। संवेदनशील मानने का कारण यह है कि अगर हम इस मस्तिष्क के इस स्तंभ की बात करें, अगर इसमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सभी को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट है कि हृदय की गति, रक्त परिसंचरण, इन सभी को यह मैनेज करता है, इन सभी चीजों को यह कंट्रोल करता है। ठीक है। मिड ब्रेन जो है ना, उसको आप देखो। अच्छा, एक चीज यहां पे समझना, जैसे मैंने आपको ब्रेन का ये पार्ट दिखाया ना, ये मिड ब्रेन नहीं है, ये जो है ये आपका मिड ब्रेन नहीं है। ये जो पार्ट है पूरा, ये आपका सेरिबेरम कहलाता है, ये आपका पूरा सेरिबेरम कहलाता है। ठीक है। तो आप ये मत समझो कि साइज के अकॉर्डिंग ये है, ये आगे का पार्ट हो गया, ये बीच का पार्ट हो गया, ये लास्ट का पार्ट हो गया, ऐसा नहीं। ये हमारा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। ये जो सेरिबेलम है, ये जो आपको रेड कलर में आ रहा है, वो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। और जो हमारा नीचे का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है, वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर हमारा मस्तिष्क स्तंभ कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम साइज के अकॉर्डिंग बात रहे कि ये आधा हिस्सा हो गया, ये अपर पार्ट हो गया, फिर ये मिडिल पार्ट हो गया, फिर ये लोअर पार्ट हो गया, ऐसा नहीं। ये पूरा जो पार्ट है, ये जो 4-5 आपको अलग अलग कलर्स में दिख रहे हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और पिंक, ये चारों आपके सेरिबेरम के पार्ट होते हैं। ये जो सेरिबेलम है, इसको मिड ब्रेन कहा जाता है। और जो आप ग्रंथि वगैरह बोल रहे हैं ना, ये यहीं पे लोकेटेड होता है। जो जितनी भी ग्रंथियां हैं, जो एंजाइम्स वगैरह जो रिलीज होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं, वो यहीं से रिलीज होते हैं। इनके बीच की एक कड़ी होती है, सेरिबेरम और इसके बीच की एक कड़ी होती है, जहां से ये सब रिलीज होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारे शरीर में जो हमारा जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, वह संकुचित होता है या विस्तारित होता है। तो आप अपने अनुसार इसको डिसाइड नहीं करते। जो फेफड़ा है, उसका संकुचित होना या विस्तारित होना, यह सभी हमारे द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। यह सभी डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रेन स्तंभ के द्वारा, यानी कि ब्रेन स्टेम के द्वारा, मस्तिष्क स्तंभ के द्वारा। तो मस्तिष्क स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये हमारे मस्तिष्क का 3 हिस्सा है। इन तीनों का क्या रोल है, ये भी हमने यहां पर लिख लिया कि इनका क्या क्या काम होता है। मेन काम अग्र मस्तिष्क का है, जो आपका डेली का एक्टिविटीज है, जो भी आप सोचते हो, करते हो, ये सारी पार्ट ये करते हैं। ठीक है। तो आपका जो कंट्रोल होता है, वो अग्र मस्तिष्क पे होता है। आप अपने अग्र मस्तिष्क के हिस्से को नियंत्रित कर सकते हो। जो भी इमोशंस हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, अगर आप इमोशनल हो, नहीं हो, यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है, और यह हमारे अग्र हिस्से से ही नियंत्रित होती है। तो अगर आप कभी इमोशनल हो रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप इमोशनल हो, आप होना चाहते हो, इसलिए आप इमोशनल हो। ठीक है। जैसे आपके जो भी आप देखोगे, साइकोलॉजी पूरा इसी चीज पे बेस्ड है
कि आप अपने आप को स्ट्रांग कैसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये टोटली आपके माइंड के ऊपर में है। ठीक है, ये आपके हार्ट के ऊपर में नहीं होता कि हाँ हम दिल से बहुत कमजोर हैं या फिर ऐसा है, ये कुछ भी नहीं होता। ये आपके माइंड का हिस्सा है और माइंड का अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। जैसे कभी आपको लगे कि नहीं मुझे मन से इच्छा नहीं होती या मुझे दिल से इच्छा नहीं होती पढ़ने की, तो इसमें आपके दिल का कोई रोल नहीं है, इसमें आपके माइंड का रोल होता है। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ये अग्र मस्तिष्क जो है वह आपके नियंत्रण में होता है। आपको इसको ट्रेन करना पड़ता है, इसको आपको एक तरीके से खुद के अनुसार चलाना पड़ता है, ना कि इसके अनुसार आप चलो। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाला जो इंस्टाग्राम का पढ़ के आए हो ना और बाकी छोटे छोटे आर्टिकल्स का, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को लेकर सिंपली ये बोला जाता है कि लेफ्ट साइड में हो आप तो पर डायगोनली आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तो आप इमोशनल ज्यादा हो गए, या राइट साइड में हो तो आप मेमोरी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये सभी सिर्फ थ्योरीज हैं। ठीक है, ये सभी सिर्फ थ्योरीज हैं। तो इनको लेकर इतना, जब तक हम बायोलॉजी में किसी और चीज को, जब तक हम लोग बायोलॉजी में किसी चीज को प्रूवन ना देखे, तब तक ये सारे गेसेस जो है ना वो सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही चलते हैं। देखो, ब्रेन तो एक स्ट्रक्चर है, ब्रेन तो हमारा एक ऑर्गन है, और ब्रेन में आप देखोगे तो आ, हम उसको कैसे, जो अग्र हिस्सा है हम उस पर कैसे नियंत्रण रखते हो, उसको आप माइंड बोल सकते हो। इतना कुछ वर्ड का नहीं है। क्या? चलिए, तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा था। तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा था। हम लोगों ने बाकी चीजों को लिख ही लिया था, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र का हिस्सा था। और अब जो हमें आगे जो चीजों को देखना है वो है अनुवांशिक रोग। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारा इसके पार्ट, हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर का जो टॉपिक है जिसमें हमें ये चार चीजें पढ़नी थी, जिसको हम लोगों ने देखा, जिसमें हमारा मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र है, जिसमें हमारा जिसमें हमारा तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हमने देखा था कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसके साथ साथ हमारे पास जो श्वसन तंत्र है, श्वसन प्रणाली है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये हमारे वो पार्ट हो गए जिनको हम सभी ने अभी तक डिस्कस किया है। अब इस मानव शरीर से आगे अभी हमें जो आगे जो टॉपिक देखना है वो है अनुवांशिक, वो है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक बीमारियां, या जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, तो ऐसे ही कुछ जेनेटिक डिजीजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो जनरली आपको एनसीईआरटीज में कवर्ड है, जो जनरली आपको एनसीईआरटीज में कवर्ड है, उन्हीं को हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। ब्रेन का अगर एक हिस्सा खराब हो जाए तो क्या होगा, डिपेंड करता है अक्षय कि कौन सा हिस्सा खराब हुआ है। अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि अगर मिडिल ब्रेन में कुछ इंपैक्ट हुआ है तो उसके कारण संतुलन वगैरह नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो हम लोग कहीं पे अगर खड़े होते हैं या कहीं पे बैठते हैं, कहीं पे सोते हैं, तो इन सभी के बीच में एक संतुलन बना रहता है। वो संतुलन कौन बनाता है? मिड ब्रेन। तो अगर वो खराब है तो उसका असर पड़ेगा। अगर जो फोर ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है, मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है वो अगर प्रभावित होता है तो सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ेगा, जो हमारे आईक्यू है उस पर असर पड़ेगा। ब्रेन के कुछ कार्य को नियंत्रित करने का उपाय है। ब्रेन के कार्य को हम नियंत्रित नहीं करते। ब्रेन जो है, ब्रेन का जो मिडिल पोर्शन है और जो बैक पोर्शन है उसको हम नियंत्रित नहीं करते। ब्रेन में हम लोग जनरली जो अग्र हिस्सा है उसके थ्रू हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन को कंट्रोल करने का यह मतलब होता है। देखो, इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है कि अचानक से कोई डरा देता है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, क्या चीज होता है। इन सभी चीजों का एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप अपने लिए उसको बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट एग्जाम से मतलब नहीं है। अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को लेते रहे तो फिर वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, हम लोग वो देखते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इन क्यूरियसिटी होना एक अलग चीज है, एग्जाम के लिए पढ़ना एक अलग चीज है। चलिए, अब आते हैं हम लोग जेनेटिक डिजीजेस को लेकर। जेनेटिक जो अनुवांशिक जो रोग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
अनुवांशिक रोग। देखो, अनुवांशिक रोग में हमें कुछ चीजों को देखना है। जैसे जो सबसे पहला इसमें रोग है वो है थैलेसीमिया। एक जो हमारे पास एक रोग होता है उसका नाम है थैलेसीमिया। ठीक है, इस थैलेसीमिया में आखिर होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। अभी हम लोग जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो रोग है वो है थैलेसीमिया का। अगर हम लोग थैलेसीमिया की बात करें तो एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो जन्म के लगभग 5-6 महीने के अंदर में दिखाई देने लगती है। जन्म के 5-6 महीने के अंदर में दिखाई देने लगती है। आखिर इसमें होता क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो प्लेटलेट्स हैं, उनका बनना, सॉरी, इसमें जो, हाँ, थैलेसीमिया में अगर हम लोग बात करें तो जो आरबीसी है उनका बनना कम हो जाता है, या आरबीसी की जितनी मात्रा हमें जरूरत होती है उतनी मात्रा नहीं बन पाती है। तो थैलेसीमिया का सबसे बड़ा एक जो सबसे कॉमन जो चीज जो देखने को मिलती है कि इसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त जो लाल रक्त कोशिका है का निर्माण कम होता है। कम होता है। दूसरा, एक चीज और भी हो सकता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वह समय से पहले नष्ट हो जाए। जैसे नॉर्मली लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं, जो शरीर के अंदर में जो ब्लड रहता है वो लगभग 120 दिनों के आसपास का रहता है, बट वो पहले अगर नष्ट होने लगे तो फिर यहां पर दिक्कत आती है। जो लाल रक्त कोशिका एक बार जो अस्थि मज्जा से जो बनी है, अगर हम देखा जाए तो ये 120 दिनों के लिए लगभग हमारे शरीर में बनी रहती है। डिवीजन वगैरह होता रहेगा, बनी रहेगी। लेकिन जिनको थैलेसीमिया की समस्या है उनकी लाल रक्त कोशिकाएं जो है वह भी जल्दी जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इनको समय समय पर रक्त आधान की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इनको बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। खून चढ़ाने की जरूरत। यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें बेसिकली जो जीन होता है, एक अनुवांशिक बीमारी है, जो जीन होता है या तो वह दोषपूर्ण होगा या जीन की कमी होगी। ठीक है, जीन की कमी होगी। और इसी के कारण हमें देखने को यह मिलता है कि इस थैलेसीमिया वाली बीमारी में लोगों का जो आरबीसी उत्पादन है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो उत्पादन है वह कम होगा। और जब लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन रही है तो अब मुझे यह बताओ कि किसी शरीर में अगर लाल रक्त कोशिका नहीं बन पा रही है तो शरीर पर, उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा? थैलेसीमिया को इंग्लिश में थैलेसीमिया ही बोलते हैं। थैलेसीमिया एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल। थैलेसीमिया जो है इसका कारण यह है कि थैलेसीमिया एक जीन की कमी के कारण होता है। जीन में दोष के कारण यह उत्पन्न होता है। ठीक है, जो जीन में दोषपूर्ण हो तो उसके कारण यह जो थैलेसीमिया है वो होता है। ठीक है, बेसिकली
एक गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र होता है, खाली वो काफी ज्यादा डिटेल में हो जाएगा बट मैं बताता हूं फिर भी। एक गुणसूत्र है, गुणसूत्र 16 नंबर का। जैसे हमारे शरीर में टोटल 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़ा होता है गुणसूत्रों का। जो हमारे गुणसूत्र हैं इसके 23 जोड़े होते हैं हमारे शरीर के अंदर में। 23 जोड़ा होता है हमारे शरीर के अंदर में, 23 जोड़ा होता है, जिसमें से 22 जो है, ठीक है, 22 जो है वो बाकी सभी जीन्स है, और जो एक है 22 जो है नॉर्मल गुणसूत्र है, और एक जो है वह लिंग निर्धारण में मदद करते हैं कि लिंग क्या होगा, फीमेल या मेल, इसको निर्धारण में मदद करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में से अगर जो 16 नंबर गुणसूत्र है, 16 नंबर जो गुणसूत्र है उसमें अगर कोई खराबी आती है, उसमें भी खराबी किस में आती है, एक जीन होता है HbA1 और HbA2, ठीक है। तो HbA1 और HbA2 अगर इसमें खराबी आती है, HbA1 और HbA2 नाम की दो जीन्स है, अगर इसमें कोई खराबी आती है तो फिर यहां पे रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, और अगर रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाए तो फिर उस शरीर के अंदर में विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। बच्चा जो है वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, और बार बार उसको सिर्फ जीवित रखने के लिए, उस बच्चे को बार बार सिर्फ जीवित रखने के लिए ही उसको लगातार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एक चीज समझना, अवधेश इसका क्या मतलब है? सबसे पहले थैलेसीमिया को कब देखा गया, ये किस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में इस डेट से क्या मतलब, ये सबसे पहले कब देखा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, थैलेसीमिया की समस्या बहुत पहले से होगी, उसको बाद में खोजा गया होगा, बाद में उसको नाम दिया गया होगा, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो थैलेसीमिया की अगर हम लोग बात करें तो HbA1 HbA2 इन जीन के कारण होता है। यहां पे गुणसूत्र नंबर 16 जो है उसमें अगर कोई दोष है, उसमें इन जीन्स का दोष है, तो इसके कारण थैलेसीमिया की समस्या होती है। जो रेड ब्लड सेल है यानी कि लाल रक्त कोशिका है, इसका निर्माण कम होता है, बार बार ब्लड ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी। जो बच्चों में यह थैलेसीमिया की समस्या होती है, जो बच्चों में यह थैलेसीमिया की समस्या होती है, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और फिर मालूम चलता है कि इसका क्या यूज है, क्या इसका इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सभी चीजों को लेकर बात चलती रहती है। आज के समय में अगर हम लोग बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो देखो, सारे कंडीशंस में तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, इसके थ्रू इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसको बोलते हैं। बोन मैरो वो होता है जिसमें शरीर का खून बनता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अगर होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर होता है, तो उसके माध्यम से इस थैलेसीमिया की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है कि जो बोन मैरो है वहीं से बनता है जो हमारा आरबीसी, बोन मैरो जो है वहीं से बनता है आरबीसी। तो अगर इस बोन मैरो को ही बदल दिया जाए, तो फिर यहां पर एक फायदा मिलता है, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, देखो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को लेकर अभी इतना अलाउड नहीं है, अभी जो पॉसिबल है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये तो हमारे सबसे पहले एक डिजीज हो गई जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में आप एक चीज और देखना कि जो रेड ब्लड सेल का जो आकार है वह भी भिन्न होता है, वह भी अलग होता है। नॉर्मल में आप देखोगे कि रेड ब्लड सेल आपको कुछ इस तरीके का अंडे के आकार का गोलाकार दिखता है, लेकिन जब हम बात करते हैं थैलेसीमिया वाले पीड़ित जो व्यक्ति होंगे, थैलेसीमिया से पीड़ित जो व्यक्ति होंगे, उसमें जो रेड ब्लड सेल है, जो लाल रक्त कोशिका है, उसका आकार भी भिन्न होता है,
उसका आकार भी अलग होता है। तो यह चीज को भी आप यहां पर गौर कर सकते हो कि आकार भी यहां पे भिन्न है। यह एक तरीके से आयताकार के रूप में दिखता है। नॉर्मली यह गोलाकार होता है, अंडे के आकार का दिखेगा। यह काफी नर्म और लचीला होता है, लेकिन अब यहां पे थोड़ा ठोसपन आ जाता है इसमें, थोड़ा सा यह ठोस होता है, सॉलिड होता है, और साथ में इसका आकार जो है वह भी अलग है। इसका आकार जो है वह भी अलग है। तो इस एक पॉइंट को भी आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पे इस कंडीशन में हमें एक और चीज देखने को क्या मिलती है कि आरबीसी का आकार आयताकार होता है। आरबीसी जो है वो आयताकार होती है। आरबीसी आरबीसी आयताकार होती है। ठीक है। लाल रक्त कोशिका, यहां पे हमारे पास आ जाएगा लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका आयताकार होती है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि हमारी जो आरबीसी है वो आयताकार होती है, ना कि वह गोलाकार होती है। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला एक जेनेटिक डिजीज है, थैलेसीमिया। ठीक है। एक इसी से संबंधित या इसी से मिलता जुलता एक और बीमारी है, और वो कहलाता है हीमोफीलिया। इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, यह जो बीमारी है इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। अब यह हीमोफीलिया बीमारी क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो अगेन जेनेटिक डिजीज है। यह भी एक अनुवांशिक दोष है या अनुवांशिक रोग है। और यह जो अनुवांशिक रोग है वह हमारे एक्स गुणसूत्र में अगर प्रॉब्लम होती है तब यहां पर डेवलप होता है। तो ये जो हीमोफीलिया है या जो हमारा हीमोफीलिया है वह एक्स गुणसूत्र के दोष के कारण पैदा होता है। ठीक है। एक्स गुणसूत्र में दोष के कारण उत्पन्न होता है। तो यह भी एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक्स गुणसूत्र में दोष के कारण उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या चेंज होता है? इसमें चेंज क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स हैं, जो बिंबाणु हैं, उनकी एक तरीके से वह कम बन पाते हैं। वह कम बन पाते हैं। तो प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु की मात्रा कम होती है। की मात्रा कम होती है। कम होती है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है कि यहां पे बिंबाणुओं की मात्रा जो है वह कम होती है। अब देखो, अब ये इसमें होगा क्या कि मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस हीमोफीलिया नामक समस्या से ग्रसित है, इस हीमोफीलिया नामक समस्या से ग्रसित है, तो होगा ये कि मान लो अगर कहीं पे भी कट लग जाए उस शरीर में, उस व्यक्ति में अगर कहीं पे भी एक तरीके से कट लग जाए, अगर उसको कहीं से भी खरोच लग जाए और नस से उसके शरीर में जो शिरा है या फिर जो इवन जो रक्त केशिका है वह अगर टूट जाती है या फिर मान लो उसमें खरोच लग गया, कट लग जाती है, तो वहां से काफी ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट होगा, काफी ज्यादा रक्तस्राव होगा। ठीक है। तो कट लगने पे या चोट पहुंचने पर अत्यधिक रक्तस्राव, तो ब्लड जो है वो काफी तेजी से निकलता है, और एक बार जब रक्तस्राव स्टार्ट हो जाए तो फिर बंद होना काफी मुश्किल होता है। ऐसे नॉर्मली अगर मान लो, जैसे आप में से कई लोगों ने कभी कोशिश की होगी कि कुछ
कुछ जो फल फूल है उसको काटते हैं, आपने चाकू लिया हो, काटना स्टार्ट किया हो, या कभी आपने सब्जी बनानी स्टार्ट की हो, तो उसमें आपका हाथ कट जाता है, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो कभी कभी हाथ कट जाता है। तो जनरली आप देखोगे कि उंगली कट गई या कुछ कट गया, हल्का सा कट लग गया, तो वहां से खून निकलता है, बट थोड़ी देर में आप उसको बंद करके रखोगे या बांध कर रखोगे तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर में बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो बिंबाणु है, जो प्लेटलेट्स है, उस रक्त के स्राव को रोकने का काम करते हैं। लेकिन वही हम लोग अगर देखें तो जिन व्यक्तियों में इस हीमोफीलिया की समस्या होती है, उन व्यक्तियों में एक बार अगर रक्तस्राव स्टार्ट हो जाए तो फिर वहां पर बंद होना मुश्किल होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, थक्का नहीं बन पाता। ठीक है, तो यह भी एक समस्या है जो एक्स गुणसूत्र में दोष के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारी हीमोफीलिया की एक समस्या है जो देखी जाती है। हीमोफीलिया के साथ साथ हमें एक और समस्या जो ब्लड से रिलेटेड देखने को मिलती है, जो हमें ब्लड से ही रिलेटेड जो एक और समस्या देखने को मिलती है, वह है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसको हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यहां पे जो मौजूद जो आरबीसी है, इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसका आकार हंसिए के आकार का हमें देखने को मिलता है। कि जब सिकल सेल एनीमिया होती है तो सिकल सेल एनीमिया में हमें हंसिए के आकार का रेड ब्लड सेल देखने को मिलता है। जो लाल रक्त कोशिका है वह हंसिए के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, हंसिए के आकार की दिखाई देती है। जैसे मैं यहां पे आपको एक सिकल सेल एनीमिया का मैं दिखाता हूं कि मान लो अगर हम नॉर्मल रेड ब्लड सेल की बात करें तो यहां पर आप गौर करना कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल में हमें यह देखने को मिलता है कि जो हमारा आरबीसी है, वह गोलाकार है। तो समझो कि ये हमारा एक तरीके से हमारी एक आर्टरी है जो दो हिस्सों में विभाजित हो रही है। ठीक है, दो हिस्सों में यहां से विभाजित हो रही है। तब क्या होगा कि ऊपर से अगर रेड ब्लड सेल आ रही है तो ये आसानी से कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ इस साइड चली जाएंगी, कुछ आसानी से इस साइड चली जाएंगी। गोलाकार है और नर्म है तो ये आसानी से दूसरे पार्ट में चली जाती है, और ब्लड का जो फ्लो है, रक्त का जो संचरण है, वह लगातार चलता रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो ये हमारी मान लो कोई आर्टरी है, यानी कि कोई धमनी है या कोई शिरा है, इससे अगर रक्त का संचार हो रहा है तो रक्त के संचार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, कोई बाधा उत्पन्न ऐसी नहीं होती है। तो अब अगर हम लोग देखें कि रक्त के संचार में अगर बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम दूसरा केस माने कि हमारे पास यही एक कंडीशन है, बट इस केस में हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो इस आकार के हैं, रेड ब्लड सेल जो है वो इस आकार के हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये आएंगे तो कुछ रेड ब्लड सेल यहां पे आकर इस तरीके से फंसते चले जाएंगे, कुछ रेड ब्लड सेल जहां पे भी कॉर्नर होगा वहां पे आकर फंसते चले जाएंगे। लाल रक्त कोशिकाएं इस जैसे ही फ्लो करना चाहेंगी यहां पर आकर जमा होती चली जाएंगे, और जब ये यहां पे जमा होते जाएंगे तो यहां पे एक तरीके से एक थक्का टाइप से बनने लगेगा, और जो रेड ब्लड सेल है वह हमारी कमजोर होती चली जाएंगी, वह हमारी टूटती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। तो यहां पे हमारे लाल रक्त कोशिकाओं का बहुत तेजी से इनका खात्मा होता चला जाता है, और ब्लड में, रक्त में रेड ब्लड सेल की, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह भी एक तरीके से एक एनीमिया के टाइप का ही है, बट यह एनीमिया वह नहीं है। एनीमिया जनरली क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो तो वहां पे आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है।
और जब लाल रक्त कोशिकाएं कम होती हैं तो शरीर में कमजोरी और बाकी सभी समस्याएं देखने को मिलती है। अब यहां पे भी आरबीसी की कमी है, यहां पे भी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी है, बट इस कमी के पीछे आयरन जिम्मेदार नहीं है। इस कमी के पीछे आयरन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस कमी के पीछे जिम्मेदार है जीन्स। जो अनुवांशिक सामग्री है वह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है कि यह एक अनुवांशिक समस्या है, यह एक अनुवांशिक समस्या है जो एचबीएस नाम के जीन के कारण यहां पर मौजूद होता है। यह एचबीएस जीन के कारण कॉज होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो, उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसके कारण फिर हमें इस सिकल सेल एनीमिया की समस्या देखने को मिलती है। इसका आकार ही बदल जाता है, इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। तो यहां पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आरबीसी का आकार, आरबीसी हंसिए के आकार की, हंसिए की आकृति की हो जाती है। हो जाती है। यह ठोस होता है, यह ठोस होता है एवं इसमें लचीलापन कम है, इसमें लचीलापन की कमी होती है, इसमें लचीलापन की कमी होती है। तो अगर ये लचीलापन नहीं है, अगर ये इसमें लचीलापन नहीं है तो फिर यह आराम से काम नहीं कर पाएगा। और ये जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है वह एचबीएस या हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के जीन में दोष के कारण उत्पन्न होता है, कारण उत्पन्न होता है। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी जो सॉल्यूशन है, इसमें भी जो सॉल्यूशन है वो है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। इसमें भी जो सॉल्यूशन है अभी तक के केस में वो है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर होगा तो इस समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। भारत ने 2047 तक, इंडिया ने 2047 तक भारत में सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, यहां पे इंडिया में सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का एक लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, कि यहां पे हमारे पास एक लक्ष्य है कि 2047 तक हम इसे खत्म करने का लक्ष्य। तो 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है भारत में। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है वह भी एक अनुवांशिक, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी एक अनुवांशिक रोग ही है, यह भी जीन के कारण ही होता है। इसमें जीन ट्रांसलेशन हो सकता है, जीन ट्रांसलेशन ही होता है। इसी के लिए हीमोफीलिया के उपचार में भी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जो है वो एक उसका एक उपाय है। ठीक है, हीमोफीलिया के उपचार में भी जीन जो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है वह उसका उपाय है। हालांकि देखो, हीमोफीलिया एक ऐसी समस्या है ना जिसके कारण लगातार प्रॉब्लम नहीं होगी, लगातार इसके कारण प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो कट ज्यादा लगे तो समस्या है, कट ज्यादा लगे तो समस्या है। अदरवाइज हीमोफीलिया में क्या है कि बचाव के माध्यम से भी इससे एक तरीके से सुरक्षा की जा सकती है कि हाँ चलो आप बहुत ज्यादा
कट फट ना लगे, मीन्स बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह से बचा जाए, या फिर वैसे गेम से बचा जाए जिसमें कट लग जाए या बाकी चीजें हो, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो हमें ये पार्ट हमें हीमोफीलिया में एक बचाव, एक उपाय है। थैलेसीमिया में क्या है, बचाव की तो बात ही नहीं होती ना, थैलेसीमिया में तो ब्लड ही नहीं है, क्या। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें थैलेसीमिया की या फिर हम लोग बात करें सिकल सेल एनीमिया की, इन दोनों में हमें एक चीज कॉमन दिखेगा, यहां पे कमजोरी होगी, यहां पे कमजोरी होगी। सर इस डिजीज वाले पर्सन को इनर ब्लीडिंग, हाँ इनर ब्लीडिंग भी हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव भी हो, तो उसमें भी उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, और तब जो चांसेस है डेथ के वो ज्यादा हो जाते हैं, कि ज्यादा मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज को भी यहां पर हीमोफीलिया में वो एक समस्या है कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे तो एक समस्या आ जाती है, क्या। हाँ, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, ब्रिटेन से आया है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्या। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में हमें कुछ और चीजें देखनी है। कुछ और चीजें क्या है कि किस देश में सबसे अधिक इस सिकल सेल एनीमिया के मामले देखे जाते हैं। तो कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे कई रिपोर्ट्स के अनुसार है। अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ की भी बात करें तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया थर्ड नंबर पे है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि इंडिया में क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग कम है इसलिए ये थर्ड नंबर पे है, नहीं तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है सिकल सेल एनीमिया के। इंडिया में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की संख्या काफी अधिक है। तो डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके आंकड़ों के हिसाब से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के हिसाब से भारत में सिकल सेल एनीमिया के तीसरी नंबर पे है भारत, जहां पे सबसे अधिक सिकल सेल एनीमिया है। हम लोगों ने इसमें एक पार्ट जो करंट अफेयर्स का है वह जोड़ लिया कि करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देख लिया कि यहां पे ये जो इंडिया जो है वो 2047 तक लक्ष्य रखा है कि इसको हम लोग खत्म करते हैं। अगर किसी फैमिली के एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया है तो उसके हर पीढ़ी में ये रोग होते होंगे? नहीं, देखो हर पीढ़ी में होना जरूरी नहीं है, हाँ चांसेस है कि हो जाए। देखो एक्स गुणसूत्र का मतलब क्या होता है ना कि मान लो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा तो रिप्रोडक्शन के दौरान, प्रजनन के दौरान कौन सा क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है, क्या वही क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है, यानी कि क्या वही गुणसूत्र ट्रांसफर हुआ है जिसमें इस खराब हेमोग्लोबिन के जीन्स मौजूद हैं। अगर वो हुआ है तब होगा, नहीं तो नहीं। नेग्लेक्टेड अब तो नहीं बोल सकते शुभम, ये एक लंबे समय तक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रहा है। ट्रॉपिकल एरियाज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होता क्या है, एक क्लासिफिकेशन है कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे रोग जिसमें ज्यादातर नेग्लिजेंस रहा है, यानी सरकार ने उस पर बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अभी आप देखोगे कि अब तो ये नेग्लेक्टेड नहीं है, आप कभी भी न्यूज़पेपर खोल लो तो सबसे अधिक सिकल सेल एनीमिया को लेकर ही चर्चा रहती है, तो आप इसको नेग्लेक्टेड में तो नहीं रखा जा सकता, ठीक है। देखो खत्म करने का लक्ष्य इसलिए रखा गया है, ऐसा नहीं कि नए डिजीजेस नहीं आएंगे। खत्म करने का लक्ष्य का मतलब होता है कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को हम और बढ़ावा देंगे, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को हम और बढ़ावा देंगे, और स्टार्टिंग से ही, जैसे सिकल सेल एनीमिया में अगर हमें मालूम है कि जो कपल्स हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको पहले से यह जानकारी दी जाएगी कि हो सकता है कि आपके चाइल्ड में, आपके आने वाले बच्चों में यह समस्या हो सकती है, तो उसको लेकर स्टार्टिंग से ही काम किया जा सकता है। हाँ, चलिए, तो ये हमारी सिकल सेल एनीमिया है जो एचबीएस जीन के कारण होती है। इसमें समस्या क्या क्या आती है, खून की कमी होगी, ठीक है, फेफड़े, दिल, आंख, हड्डियां, मस्तिष्क, इन सभी पे प्रभाव पड़ेगा। देखो हम सभी ने देखा है कि रक्त का क्या रोल है, रक्त का क्या रोल है ये हम सभी जानते हैं। तो जो खून की कमी है उसमें आप उसको देख सकते हो, शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाना, छाती में इंफेक्शन, जोड़ों में दर्द, बुखार होना, मस्तिष्क पर प्रभाव, ये सभी चीजें इसमें देखी जा सकती हैं।
ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सिकल सेल एनीमिया में देखे जा सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया से सिकल सेल बीमारी में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, जो भी आप चाहो इसको बोल सकते हो। अस्थि मज्जा में बढ़ा कैसे देंगे? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण मींस दूसरे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति का जो बोन मैरो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, इसलिए इसको अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो ये हमारी सिकल सेल हो गई। अब आते हैं इस ब्लड के बाद एक और टॉपिक पे आते हैं, और वो है वर्ण अंधता, वर्णांधता या कि रंग अंधता, जो भी आप इसको कहना चाहो। चलिए, तो इसके आगे जो हमारा एक और टॉपिक है वो है वर्ण अंधता या रंग अंधापन। ठीक है, ये रंग अंधापन है, यानी कि अब यहां पे रंगों के बीच में भेद कर पाना मुश्किल होता है। रंगों के बीच में भेद कर पाना मुश्किल होता है। अब यहां पर एक चीज समझना, देखो स्टेम सेल प्रत्यारोपण का जो भी आप बोल रहे हो ना, स्टेम सेल प्रत्यारोपण अभी ज्यादातर अलाउड नहीं है। आप इस बात को समझो, स्टेम सेल से सभी चीजें हो सकती है। स्टेम सेल से तो हम नया बॉडी ही बना सकते हैं, नया बॉडी ही बना सकते हैं, लेकिन स्टेम सेल अभी इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है, इसलिए। ठीक है, स्टेम सेल से ऑफ कोर्स है, जैसे आपने देखा होगा सिकल सेल को लेकर बार बार बोला जाए कि स्टेम सेल थेरेपी इसका एक उपचार है, लेकिन अभी जो एक्चुअल में होता है उसमें आप देखोगे कि एक्चुअल में जो चैलेंज है वो उसको सॉल्व करने के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक उपाय है। हाँ, स्टेम सेल थेरेपी बहुत वाइड इसका स्केल है। स्टेम सेल थेरेपी से तो हम किसी के अगर हृदय में अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा हार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेम सेल जो थेरेपी है उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, उसमें तो आप नया बॉडी तैयार करके दे सकते हो, तो वो सब चीज हो सकता है। स्टेम सेल थेरेपी का हर जगह इस्तेमाल है। स्टेम सेल थेरेपी का कैंसर में इस्तेमाल हो सकता है, स्टेम सेल थेरेपी का डायबिटीज में हो सकता है, स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल जो है वो हार्ट डिजीज में यानी कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां है उसमें भी हो सकता है। फेफड़े को रिप्लेस किया जा सकता है, किडनी को बदला जा सकता है, लीवर को बदला जा सकता है, पूरा का पूरा रक्त जो है उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें स्टेम सेल थेरेपी में पॉसिबल है। स्टेम सेल थेरेपी के सारे उपाय हैं, लेकिन अभी जो होता है एक्चुअल में स्टेम सेल थेरेपी अभी तक ज्यादातर जो लिमिटेड है वो सिर्फ इस पे है कि मान लो जो चमड़ी है, जो स्किन है, अगर चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मान लो किसी का स्किन जल गया है, तो वहां से फिर उसको रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल का यूज किया जाता है, मांसपेशियों के लिए यूज किया जाता है। इवन अभी तक नए हाथ पैर लगाने के लिए भी स्टेम सेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या, तो वो बाद में देखा जा सकता है कि बाद में शायद इस्तेमाल हो, बट अभी तो नहीं। क्या स्टेम सेल क्या है? अर्चना पहला क्लास देख के आइए, पहला क्लास जो है वो आप देखो, स्टेम सेल क्या है उसको आप समझ जाओगे। फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वर्ण अंधता या रंग अंधापन, अब यह एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है। क्या पुरुषों में ज्यादातर पाई जाती है। अब ये जो रंग अंधापन है या वर्ण अंधता है, यह ज्यादातर पुरुषों में पाई जाती है। मतलब अगर अगर 100 लोग मिले, अगर 100 लोग मिले जिनको रंग अंधापन है या वर्ण अंधता है, तो उसमें से आपको 96 से 97 लोग जो होंगे वह पुरुष होंगे। रेयर केसेस में दो या तीन को रेयर केसेस में 2 या 3 को विमेन को भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, बट ये बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही दुर्लभ होगा यहां किसी महिला में रंग अंधापन की समस्या हो। यह एक ऐसी समस्या है जो ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है। और क्यों ऐसा होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र
में दोष होने के कारण, यह समस्या उत्पन्न होती है। जो एक्स गुणसूत्र है उसमें अगर दोष होता है तो यह समस्या उत्पन्न होती है। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में हमारे पास दो एक्स गुणसूत्र होता है। ये महिला के केस में देखने को मिलता है कि महिलाओं के केस में दो XX जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। XX गुणसूत्र जो है वो दो होते हैं। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में X और Y गुणसूत्र मौजूद होता है। X और Y गुणसूत्र जो है वह मौजूद होता है पुरुष में। तो अगर हम लोग बात करें कि महिलाओं के केस में इनके पास दो एक्स गुणसूत्र हैं, मान लेते हैं इसमें से एक एक्स गुणसूत्र अगर खराब भी है तो उसको दूसरा वाला भरपाई कर देता है। तो एक अगर गुणसूत्र खराब भी है, एक गुणसूत्र में कोई अगर दोष भी है तो उसकी भरपाई दूसरे गुणसूत्र के अनुसार हो जाती है, दूसरे गुणसूत्र से हो जाती है। एक गुणसूत्र खराब होने पर भी, एक गुणसूत्र खराब होने पे भी या दोषपूर्ण होने पर भी, दोषपूर्ण होने पर दूसरे से भरपाई हो जाती है, दूसरे से भरपाई हो जाती है। तो ये यहां का सबसे बड़ा जो पार्ट है कि इसमें महिलाओं के केस में हमें दो एक्स गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। तो अगर एक दोषपूर्ण भी है तो दूसरे से इसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन पुरुषों के केस में एक एक्स और एक वाई है। तो अगर एक एक्स खराब है तो मतलब इसका गुणसूत्र पे एक ही एक्स है, तो इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा कि रंग अंधापन यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये पुरुषों में पाई जाने वाली, अधिकतर पुरुषों में पाई जाने वाली एक बीमारी है। ये इसमें जनरली जो रेड और ब्लू है, यानी कि लाल रंग और ब्लू रंग या हरे रंग और नीले रंग में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। अलग अलग स्टेजेज होते हैं इसके, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें तो अलग अलग स्टेजेज होते हैं। कुछ होता है जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि लाल रंग और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाल रंग और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं समझ पाएंगे, तो वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। दूसरा होता है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि ब्लू जो है और येलो उसके बीच में अंतर नहीं समझ पाएंगे कि नीला रंग और पीला रंग, इनके बीच का अंतर उनको समझ में नहीं आता। तीसरा होता है कि कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, उनको सब चीज ब्लैक ही नजर आता है, ठीक है। तो सब कुछ उनको ब्लैक या ग्रे नजर आएगा, तो उनको रंग कंप्लीट एक तरीके से पूर्ण रंग अंधापन जो है वह देखने को मिलता है। तो ये जो सभी चीजें हैं ये अलग अलग स्टेजेज हैं, ये अलग अलग स्टेजेज हैं रंग अंधापन के, ठीक है। तो ये महिलाओं में पाया जा सकता है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, 2-3%। मतलब 100 लोग मिले तो 2-3 लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनमें हो, बट 97%, 98% पुरुषों में पाए जाने वाला यह बीमारी है, ठीक है। अनुवांशिक रोग है और एक्स क्रोमोसोम पे है, एक्स गुणसूत्र पे है। तो ये काफी मींस पूरे लंबे समय तक या पूरे जीवन काल में यह बना रहेगा, या लंबे पूरे जीवन काल में बना रहेगा। क्योंकि बेसिक क्या है कि ह्यूमन जो है वो बना है एक्स क्रोमोसोम, जो मेल है, जो पुरुष है, वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम से मिलने से बना है, ठीक है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम को रिप्लेस करना है ये काफी मुश्किल हो जाएगा। और एक बार जब ह्यूमन ग्रो कर जाता है, एक बार जब ह्यूमन का ग्रोथ हो जाता है, तो उसके बाद जीन्स को परिवर्तित करना मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में भले ही जीन्स में से दोष को हटा दिया जाए, जैसे एक कॉन्सेप्ट है जीन एडिटिंग का। तो जीन एडिटिंग में क्या होगा कि मान लो जैसे पहले से मालूम है कि दो कपल हैं, दो पुरुष और महिला हैं, और वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं। तो फिर अगर वह डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको यह सजेशन दे सकता है कि आप अपने जीन्स का मॉडिफिकेशन करा लो। तो जीन मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसको आप हटा सकते हो। एक्स क्रोमोसोम को आप वहां से उसमें जो जीन्स है उसको आप हटा सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। बट ये स्टार्टिंग में हो सकता है। एक बार जब हो गई ये समस्या तो फिर उसको बदल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। नहीं, ये बीमारी
स्टार्टिंग से होती है, ऐसा नहीं कि एज के साथ होती है। यह जो बीमारी है यह अनुवांशिक है, स्टार्टिंग से ही होगा। यह उम्र के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, उम्र के साथ इसका लेना देना नहीं है। और क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे है तो यहां पर चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो देखो जो बीमारियों का इलाज होता है ना, जैसे ज्यादातर जो बीमारियां हैं हमारे आसपास में, उनका इलाज इसलिए हो पाता है कि वो किसी चीज की कमी के कारण या किसी चीज की अधिकता के कारण हो रहे हो। ज्यादातर जो हमारे आसपास में डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, या मान लो कोई बैक्टीरिया हो गया, कुछ और हो गया, तो उसका इलाज संभव है जब बॉडी का जो इंटायर मेकअप है, बॉडी का इंटायर मेकअप है, वही अगर प्रॉब्लमेटिक हो, वही स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लमेटिक हो, तो उसको हटा पाना मुश्किल है। नहीं नहीं, जीन ना बच्चों से हटाया जाएगा ना उनके पापा से। जीन जो है वो एम्ब्रियो से हटाया जाएगा, यानी कि जो एम्ब्रियो बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। जो एम्ब्रियो होगा, जो भ्रूण होगा, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस या रंग अंधापन या वर्ण अंधता होती है। जो महिलाएं हैं इसके वाहक के रूप में होती हैं या इसके कैरियर के रूप में होती हैं। इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, महिलाएं तो महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण अंधता है। एक चीज याद रखना, वर्ण अंधता जो है वो सिर्फ ये किस कमी से होता है? ये कमी नहीं, ये एक्स क्रोमोसोम जो है, जो एक्स गुणसूत्र है, उसमें अगर दोष हो तो उसके कारण हो सकता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र में अगर कोई फॉल्ट हो तो उसके कारण हो सकता है। ठीक है, देखो कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है? ऑफ कोर्स जो बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनको अगर कलर में डिफरेंस करने में दिक्कत होगी तो फिर वहां पे वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। बट ये सिर्फ तब होता है जैसे मान लो रेड और ग्रीन को नहीं कर पाया या ब्लू और ग्रीन को अंतर नहीं कर पाया, तो फिर इसको हम रंग अंधता कहते हैं। ब्लू के जो अलग अलग जो शेड्स होते हैं कि ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ये पर्पल ब्लू है या फिर ये ब्लू है, इसको रंग अंधता नहीं कहते। ठीक है, ये जो आप अलग अलग शेड्स बोलते हो ना कि हाँ ये इस कलर का ये शेड है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, इनके बीच में अंतर नहीं समझ पाना, ये रंग अंधता नहीं होती। वो मीन्स सिंपली वो है कि जो जनरली क्या होता है कि लोग एक ही तरीके से सबको एनालाइज करते हैं कि हाँ ये रेड है तो रेड है, चाहे वो लाइट हो, डार्क हो, किसी भी कलर का, वो रेड है। तो उसको हम नहीं बोलते रंग अंधता या वर्ण अंधता। रंग अंधता तब होती है जब अलग अलग टाइप के कलर्स में, जैसे रेड और ग्रीन दो अलग कलर है, इनके बीच में डिफरेंस ना हो तो रंग अंधता है। हाँ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि बिल्कुल कोई दूसरा कलर दिखाई नहीं देगा। विमेन कैरियर कैसे होती है? देखो, विमेन कैरियर इसलिए होंगी क्योंकि विमेन में एक्स और एक्स दोनों मौजूद हैं। मान लो इसमें से एक एक्स जो है वो फॉल्टी है, तो ये एक्स फॉल्टी उस विमेन के अंदर में मौजूद रहेगा, यानी कि महिलाओं के अंदर में मौजूद रहेगा। उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, बट उनकी जो अगली पीढ़ी आएगी, उनके जो बच्चे आएंगे, उन बच्चों में अगर ये एक्स वाला जीन ट्रांसफर हुआ है तो ये एक्स तो फॉल्टी है, तो ये एक्स में अगर दोष है तो वह अगले जनरेशन में फिर चला जाएगा। फीमेल में कैसे हो जाता है? देखो, ये होता है डोमिनेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे कि कौन ज्यादा प्रभावी है। अगर एक जो एक्स गुणसूत्र है वो कम प्रभावी है तो दूसरा वाला उसको ओवरटेक कर लेता है। जैसे हमारे पास दो दो जो हमारे पास पेयर होते हैं, हर एक गुणसूत्र के पेयर होते हैं, तो पेयर में से कौन सा डोमिनेंट होता है इस पर निर्भर करता है। चलिए, तो ये हमारे पास एक टाइप हो गया वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस, और हमने ब्लड के सारे चीजें जो है वो देख ली है।
अब आते हैं कुछ और अनुवांशिक जो रोग हैं उस पे आते हैं, और उसमें एक रोग है और वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये वो सिंड्रोम है जो आजकल काफी चर्चा में बना रहता है। इस पे काफी सारे मूवीज भी बनाए गए हैं। इस पे काफी सारे जो मूवीज हैं, काफी सारे मूवीज बनाए भी गए हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल है जो तारे जमीन पर था वो भी है, एक पा मूवी आई थी वो भी है। तो डाउन सिंड्रोम से संबंधित बहुत सारी मूवी जो है वो हमें देखने को मिली है। तो आखिर ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। डाउन सिंड्रोम भी एक तरीके से एक अनुवांशिक बीमारी है या अनुवांशिक रोग है, जो एक जीन के एक्स्ट्रा होने के कारण या एक गुणसूत्र के एक्स्ट्रा होने के कारण डेवलप होती है। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम पुरुष की बात करें या महिला की बात करें, अगर हम किसी में भी बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ों में से मतलब 23 जोड़े का मतलब होगा कि 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र जो है वह मौजूद होते हैं। अब किसी में इन गुणसूत्र का नेम किया जाता है कि 1 2 3 4, जैसे 1 से लेकर 23 तक 1 2 3 इस टाइप से इसका नेमिंग किया जाता है कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, तीसरे नंबर का, तो इस तरह से इनका नेम होता है। तो जो 21वां नंबर जो गुणसूत्र है, 21वां नंबर जो गुणसूत्र है, अब ये क्या होगा कि अगर ये 21 नंबर गुणसूत्र 2 बार की जगह तीसरी बार रिपीट हो गया, अगर 2 बार की जगह 3 बार रिपीट हो गया, तो फिर एक समस्या होती है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या यह 21वें नंबर के गुणसूत्र में होगा? 21वें नंबर के गुणसूत्र में होगा कि 21वां नंबर गुणसूत्र जिसको 2 बार बनना चाहिए था वो 3 बार बन गया। तो अगर जिस समय गर्भावस्था हो, गर्भावस्था में अगर समस्याएं होती है, गर्भावस्था में समस्याएं होती है, आसपास का वातावरण अगर सही ना हो, आसपास का वातावरण सही ना हो, पॉल्यूशन ज्यादा हो, या फिर जो मां है उसकी उस समय सही से देखभाल ना की जाए, जो मां होगी उसकी सही से देखभाल ना की जाए, तो फिर यह समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये 21वें गुणसूत्र के 3 बार रिपीट होने के कारण कॉज होती है। इसकी जो 21वां जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है वो तीसरी बार उत्पन्न हो जाता है या 3 बार मौजूद होता है। 21वां गुणसूत्र की संख्या 21वें गुणसूत्र की संख्या 2 की जगह 3 होती है। 2 की जगह 3 होती है। यानी यहां पे जो 21 नंबर, 21वां नंबर का जो गुणसूत्र है वह 2 की जगह 3 बार रिपीट हो गया, तीसरे बार आ गया, तो फिर यहां पे डाउन सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न होती है। अब यह डाउन सिंड्रोम होता क्या है, डाउन सिंड्रोम में क्या देखा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके सिम्टम क्या है, पहले इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखने को यह मिलता है कि बच्चों की जो मांसपेशियां है उसमें कमी आएगी, या फिर मांसपेशियां जो है वो, जैसे आप देखोगे जो छोटे बच्चे देखो या यंग बच्चों देखो, आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनकी जो मांसपेशियां है वो काफी टाइट होती है, मींस काफी एक तरीके से आप बोलोगे कि काफी संकुचित होंगी, या फिर एक तरीके से फुल फ्लेजेड होंगी, लटकी हुई नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसके मांसपेशियां जो है, जो छोटे बच्चे होंगे, डाउन सिंड्रोम होगा तो उनकी मांसपेशियों का विकास सही से नहीं हो पाता। सबसे पहला जो है कि मांसपेशियों का विकास सही से नहीं हो पाता। तो अगर आप इसके लक्षण देखोगे तो सबसे पहला यह है कि मांसपेशियों का विकास अवरुद्ध होता है या विकास कम होता है। अब आपको एक चीज मालूम होगा कि हम जो भी चल पाते हैं या कुछ बोल पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं, तो उसमें मांसपेशियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या अगर मान लो आप किसी चीज को उठा पा रहे हो तो सिर्फ इसलिए नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि आपके पास हड्डी है या उसमें हड्डियों में आपके जान है,
उसमें मांसपेशियों का आपको चलने में, उठने में, बैठने में, इन सभी चीजों में मांसपेशियों का रोल होता है। आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा होगा ना, जो मानव शरीर का जो ढांचा होता है हड्डियों का, तो अगर सिर्फ हड्डियों के हिसाब से अगर इंसान चल पाता तो फिर मांसपेशियों का ग्रोथ क्यों होता, मांसपेशियों का विकास क्यों होता? क्या तो यहां पे हमें यह देखने को मिलता है कि यह मांसपेशियों में कमी आती है, मांसपेशियों का विकास सही से नहीं हो पाता। यहीं से आप समझ सकते हो कि ये जो बच्चे होंगे जो डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे होंगे, जो डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे होंगे, उनमें मांसपेशियों का विकास सही से नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो इनके अलग अलग जो शरीर की बनावट है, जैसे फॉर एग्जांपल नाक जो है वो छोटी हो सकती है, जो नाक की जो नोक है वह चपटी हुई हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आंखें जो है वो ऊपर की ओर झुकी हुई हो। तो ये सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती है कि शरीर के बनावट में, शरीर के बनावट में, शरीर के बनावट में एक दोष या आप बोल सकते हो कि भिन्नता जो है वह देखने को मिलती है, भिन्नता जो है वह देखने को मिलती है। कान छोटे हो सकते हैं, जो कान है वो छोटे हो सकते हैं। इसके अलावा पूरा बॉडी का जो साइज है, जो बॉडी का जो आकार है वह भी छोटा हो सकता है। इनकी हाइट कम हो सकती है। ठीक है, इनकी जो हाइट है वह भी कम हो सकती है। ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, वह आसानी से चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके जो जोड़े होंगे वह कमजोर होंगे। उनकी जो जोड़ होंगी वह भी कमजोर होंगी, लचीली होंगी, तो वह सही ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती है। अब देखो, अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच की दूरी जो है वो अधिक होगी। क्या जो जीभ है वो बाहर की ओर लटकती हुई होगी। तो ये सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती है। पूरा जो बॉडी ग्रोथ है वो कम होगा। नहीं प्रिया, दिस इज नॉट राइट कि आपने जो लिखा है ना कि नेपाल, जो नेपाली लोगों में देखा जाता है वो उनकी शारीरिक बनावट है। ठीक है, वो उनकी शारीरिक बनावट है, ये एक बीमारी है। ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, पूरे आप वर्ल्ड में देखोगे तो हर किसी की अलग अलग बनावट होती है, हर किसी में अलग अलग जीन्स होता है। तो वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो रियलिटी है। वो सिर्फ एक ही प्रकार के मानव नहीं पाए जाते, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के मानव पाए जाते हैं। आप यूएस का मिला लो, आप यूरोप का मिला लो, अफ्रीका का मिला लो, साउथ अमेरिका का मिला लो, इंडिया में अलग अलग जगहों का मिला लो, तो इन सभी की अपनी अपनी बनावट होती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर नहीं बोल सकते कि जो नेपाल के लोग हैं उनकी तरह दिखेंगे, नो। ठीक है, एक थोड़ा रेसिस्ट भी हो जाएगा, तो इस टाइप के कमेंट आप ना ही करो। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखना, या किसी को ऐसा आप नहीं बोलो तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम के बारे में आप देखो कि मांसपेशियों का विकास कम होता है, शरीर की बनावट में दोष होती है, शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता, शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता। तो इस चीज को भी आप यहां पर याद रखना। ठीक है, कि डाउन सिंड्रोम में हमें यह देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं उनकी शारीरिक बनावट जो है वह सही से नहीं हो पाती, उनकी शारीरिक बनावट जो है वह सही से नहीं हो पाती, और वह जो अपनी दैनिक गतिविधियां हैं उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। और डाउन सिंड्रोम, देखो डाउन सिंड्रोम ऐसा नहीं कि पेरेंट से आता है, यानी कि पेरेंट के माध्यम से ट्रांसफर हुआ हो, ऐसी समस्या नहीं होती। पेरेंट के माध्यम से यह नहीं ट्रांसफर होता, यह ट्रांसफर इसलिए होता है कि जिस समय गर्भावस्था चल रही हो, उस गर्भावस्था के दौरान, उस गर्भावस्था के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो फिर यहां पर यह डाउन सिंड्रोम की समस्या देखने को मिलती है। गर्भावस्था के दौरान अगर समस्या हो तो यहां पर यह प्रॉब्लम आती है। तो ये डाउन सिंड्रोम है। इसमें देखो, इसमें जो बच्चे होंगे उनके सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, वह काफी चीजों को अच्छे से सुन नहीं पाते। एक जो उनके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, उनके जो दिमाग की जो फंक्शनिंग है, वो कितना काम कर पाते वह भी प्रभावित होगा। तो मंद बुद्धिमत्ता भी यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहां पे मंद बुद्धिमत्ता भी देखने को मिल सकती है। मंद बुद्धिमत्ता भी देखने को मिल सकती है। सुनने की शक्ति जो है वह भी कम हो सकती है।
इसके साथ साथ और क्या समस्या आती है कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक जो अंग होंगे, वह भी कई बार कमजोर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मानसिक रूप से मैंने अभी बताया ना, मंद बुद्धि हो सकते हैं, वह उनका पूरा मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकता। तो साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो उनके आंतरिक अंग हैं, जो उनके आंतरिक अंग हैं, वह भी वह भी कमजोर हो सकते हैं, वह भी कमजोर हो सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक अंगों की कमजोरी, इस पार्ट को भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कि आंतरिक अंगों की कमजोरी। अब देखो, ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें आपको एक चीज और समझना है। डाउन सिंड्रोम रेयर नहीं होता, डाउन सिंड्रोम कॉमन होता है, सामान्यतः लोगों में पाया जाता है। इसका एक्सटेंट अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होगा, कुछ लोगों में कम होगा। यानी अगर आपके पास 1000 लोग हैं, तो उन 1000 लोगों में से एक के अंदर में यह डाउन सिंड्रोम पाया जा सकता है। जैसे इंडिया में मान लो करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि हर प्रति हजार व्यक्ति एक लोगों के अंदर में यह समस्या देखने को मिल सकती है। तो यह ऐसा नहीं कि बहुत ही रेयर समस्या है, यह काफी कॉमन समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। और डाउन सिंड्रोम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए उपचार क्या है कि एक तरीके से आप देख सकते हो कि समय समय पे उनको सपोर्ट मिलता रहे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहे, उनको फिजिकली, अगर उनके शारीरिक अंग जो है वह कमजोर हैं, तो उसको अलग अलग मिनरल्स देकर, मींस अलग अलग खाने की पौष्टिक चीजों को देकर मजबूत करने की कोशिश बस की जा सकती है। ठीक है, तो इसके सबसे बड़ी चैलेंज ये है ना कि ये क्योंकि बच्चे में डेवलप हो चुका है स्टार्टिंग में, तो उसको आप बाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उनकी स्पेशल स्किलिंग की जा सकती है कि वह अपनी जो डेली की जो एक्टिविटीज है उससे कैसे निपटे, इससे यहां पर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इनका कोई ऐसा नहीं कि इस डिजीज को हम खत्म कर सकते हैं, इस डिजीज को खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इस डिजीज को हम खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इसके जो लक्षण है उनको कम किया जा सकता है। तो इस डिजीज में आप एक चीज और रखना, मौजूदा समय में मौजूदा समय में मौजूदा समय में इसका पूर्ण इलाज नहीं है। पूर्ण इलाज संभव नहीं है। लक्षणों को कम किया जा सकता है, लक्षणों को कम किया जा सकता है। तो ये एक समस्या है जिसमें लक्षणों को कम किया जा सकता है, मींस इसका प्रॉपर निजात तो नहीं मिल सकता, बट जो लक्षण है उसको कम किया जा सकता है। ये इस डाउन सिंड्रोम की कहानी होती है। अब देखो, ज्यादातर लोग जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, ज्यादातर जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, उनको इसकी जानकारी ही नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये 1000 लोगों में, प्रति 1000 व्यक्तियों में एक के अंदर में पाया जा सकता है। तो मैक्सिमम आपके आसपास में, मान लो आप घर से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलने के बाद आपको कई सारे व्यक्ति जो दिखते हैं, उन 1000 व्यक्तियों में से एक में यह प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, इसका लेवल कम हो सकता है। जैसे हो सकता है किसी में सिर्फ शारीरिक कमी हो, यानी उनका बॉडी जो है उनका पूरा ग्रोथ नहीं हो रहा हो। किसी में हो सकता है कि मानसिक रूप से कुछ समस्या हो या मंद बुद्धि हो। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे या तारे जमीन पर जैसे बच्चे दिखेंगे या कुछ और। वो एक स्पेशल केस है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तब उस तरीके की समस्या होती है। नॉर्मली लोगों में समस्या मौजूद होती है और फिर भी वो सामान्य जीवन आराम से जी पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, वह सामान्य जीवन का देखते हैं। ठीक है, सामान्य जीवन उनमें पॉसिबल होता है। ये हमारे डाउन सिंड्रोम में है।
सॉल्यूशन नहीं है इसका। सॉल्यूशन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। वही तो मैंने लिखा, क्या ये फैल सकता है? आप सिंपली सोचो, ये अनुवांशिक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो बैक्टीरिया या वायरस से फैलेगा। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी नहीं ज्यादातर स्थानांतरित होता। जनरली क्या होता है कि गर्भावस्था के समय, इसमें एक चीज याद रखना कि गर्भावस्था के समय ज्यादातर गर्भावस्था के दौरान हुई समस्या ठीक है, तो ये ज्यादातर गर्भावस्था के दौरान जो समस्या होती है इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये क्यों होता है? क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण, यानी कि गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण हमें देखने को यह मिलता है कि 21 नंबर, 21वां नंबर जो गुणसूत्र है वह 2 बार की जगह 3 बार रिपीट हो जाता है, 3 बार रिपीट हो जाता है। तो इसके कारण फिर हमें यह डाउन सिंड्रोम की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब मृत्युंजय आप एक चीज को यहां पे समझने की कोशिश करो कि यह जो डाउन सिंड्रोम है यह गर्भावस्था में हो रहा है, यह पहले लोगों को तो मालूम ही नहीं होता ना कि हाँ ये गर्भावस्था में ऐसा हो रहा है। कुछ समय के बाद उनको मालूम चलता है। गर्भावस्था में पता लगाया जा सकता है, जब रेगुलर चेकअप वगैरह होता है, बच्चे का अगर सही ग्रोथ ना हो तो मालूम किया जा सकता है। बट अगर एक बार हो चुका है ऑलरेडी, जैसे मान लो एक फीटस जो है, जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसका भ्रूण जो है वह तैयार हो चुका है, मींस उसमें हाथ पैर बाकी चीजें ग्रोथ हो चुकी हैं, तो उसके बाद कैसे परिवर्तित करेंगे? उसके बाद परिवर्तन करने का मतलब उस बच्चे को निकालकर फिर उसमें जेनेटिक चेंज करना, तो ये पॉसिबल नहीं होता। जो पॉसिबिलिटी है वो एम्ब्रियो के स्टार्टिंग स्टेज तक है कि एम्ब्रियो के स्टार्टिंग में ही चेंज कर लो, बाद में नहीं होता। हाँ, ऐसे लोगों में 47 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। क्लियर? हाँ, डाउन सिंड्रोम में लक्षण कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं, लक्षण कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा एक और टॉपिक हो गया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बाद हमारे पास 2 और ऐसे जेनेटिक डिजीज हैं जो पाए जाते हैं। एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर और क्लाइनफेल्टर और टर्नर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आखिर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसी समस्या है जिसमें जो गुणसूत्र हैं इसमें परिवर्तन होता है कि इसमें नॉर्मली आप देखोगे कि पुरुष में क्या होता है, पुरुषों में हमें देखने को मिलता है कि एक्स और वाई यह दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं। पुरुषों के अंदर में एक्स और वाई गुणसूत्र मौजूद होते हैं। जनरली क्या होगा कि इनके जो कोई मान लो कोई भी पुरुष है तो उसके जो मां बाप होंगे तो मां से डबल एक्स और जो पिता होंगे उनसे एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो मां से कोई एक्स क्रोमोसोम आएगा और पिता से अगर पुरुष है तो वाई क्रोमोसोम आता है। तो एक्स और वाई जो है वो यहां पे मिलके कोई भी पुरुष जो होंगे उनका निर्माण होता है कि माता से एक एक्स क्रोमोसोम, पिता से एक वाई क्रोमोसोम आता है, फिर एक पुरुष या एक लड़के का जन्म होता है। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि इस माता से जो एक्स क्रोमोसोम आना था वो सिंगल पीस आना था, माता के पास से एक सिंगल पीस एक्स क्रोमोसोम आना था। बट किसी भी समस्या के कारण, किसी भी ऐसी समस्या के कारण यहां पे
अगर डबल एक्स जो है वो आ जाए और पिता के पास से वाई आ जाए, पिता के पास से एक सिंगल आया बट माता के पास से जो जो दो क्रोमोसोम्स थे जिनको विभाजित होकर अलग अलग होना था वह विभाजित नहीं हो पाए, वह अलग अलग नहीं हो पाए किसी भी कारण से। तो उस समस्या में क्या होगा कि माता से डबल एक्स क्रोमोसोम और जो पिता है उनसे वाई क्रोमोसोम वह बच्चे में स्थानांतरित हो जाता है, वह बच्चे में चला जाता है। तो ये जो समस्या है इसी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नॉर्मली एक बार इसको ध्यान से समझना, पुरुषों के अंदर में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर माता से जनरली क्या होता है कि एक एक्स गुणसूत्र आता है और पिता से एक वाई गुणसूत्र आता है। तो अगर इस प्रकार से यहां पर एक्स और वाई बनते हैं तो पुरुष होता है, लेकिन अगर माता से यह एक एक्स की जगह दोनों एक्स गुणसूत्र यहां पे पहुंच जाएं तो माता से आ गया डबल एक्स और पिता से आया वाई। और ये जो समस्या है इसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, इसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। अब इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या दिक्कत आएगी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो, अच्छा इसमें आप एक चीज और ध्यान देना कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी काफी कॉमन है, 1000 नवजात पुरुषों में से लगभग एक में होती है। ऐसा नहीं कि रेयर है, ऐसा नहीं कि रेयर है, बट 1000 में से एक में ऐसा देखने को मिल सकता है कि किसी एक पुरुष में 1000 लोग हैं, 1000 पुरुषों में से यहां पर एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसमें डबल एक्स वाई क्रोमोसोम मौजूद होगा। तो जब यह डबल एक्स वाई क्रोमोसोम मौजूद होगा, ठीक है, तो देखो यहां पे एक समस्या क्या आएगी, इस केस में समस्या क्या आएगी कि वह अपनी उम्र के हिसाब से, अगर यहां पे हम लोग देखें तो यह अपनी उम्र के हिसाब से काफी अधिक लंबे होंगे, असामान्य रूप से लंबाई। क्योंकि देखो जनरली एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलके इनकी लंबाई चौड़ाई सभी चीजें डिसाइड करते हैं, जो रंग होगा बाकी चीजें होंगी वो सभी एक्स और वाई से होता है। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र है, उस एक्स्ट्रा गुणसूत्र के प्रभाव के कारण क्या होगा, यहां असामान्य रूप से लंबाई देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देखने को मिलता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स गुणसूत्र जो है वह महिलाओं में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वह महिलाओं में प्रेजेंट होता है। और किसी पुरुष के अंदर में अगर डबल एक्स क्रोमोसोम आता है तो यहां पर और एक क्या होगा कि चेहरे पर और शरीर पर कम बाल होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम दो हैं। तो असमान लंबाई का मतलब है कि हाइट बहुत ज्यादा हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, बट उनकी हाइट काफी ज्यादा हो गई हो, उनकी हाइट मान लो 2 3 4 फीट होनी चाहिए, 4 फीट की जगह 5.5 फीट हो गई, 6 फीट हो गई। किसी में आपको देखने को मिलेगा कि हाइट जो उम्र है उसके हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ गई, कि अभी 8 साल के ही है बट हाइट जो है वो 5 फीट की हो गई। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो चेहरे पर, शरीर और कम बाल जो है वह देखने को मिलेंगे, चेहरे पर और शरीर पर चेहरे और शरीर पर कम बाल, क्या इसके साथ साथ जो छाती होगी, छाती बड़ी होगी, तो यह भी देखने को मिलता है। आवाज मोटी होगी, ठीक है, आवाज जो है वह ज्यादा मोटी होगी, आवाज ज्यादा भारी होगी या मोटी होगी, यह भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ लक्षण है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है कि उनकी हाइट ज्यादा हो गई, उनके बॉडी का ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पे 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्र मौजूद हो गए, तो उनकी जो हाइट जो है वह एक तरीके से बढ़ सकती है, उनका जो बॉडी ग्रोथ है वो ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है, यह भी कॉमन है। अब देखो यह माता पिता से ट्रांसफर नहीं होती, यह माता पिता से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। माता पिता से
डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होके क्या होता है कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान अगर एक्स क्रोमोसोम विभाजित नहीं हुआ, एक्स क्रोमोसोम विभाजित नहीं हुआ, तब ये होगा। ऐसा नहीं कि मान लो कोई एक पुरुष है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, तो इसका जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसमें यह देखा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसके जो फ्यूचर जनरेशन होंगे उसमें यह देखा जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं कि फादर से या मदर से ट्रांसफर होता है। हाँ, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान हो सकता है कि सेल का सही से विभाजन नहीं हुआ, रेयर ऑफ द रेयर केस, और फिर वहां पे एक सिंगल एक्स गुणसूत्र की जगह 2 गुणसूत्र चले गए, तो फिर यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। ठीक है, नहीं, ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट अलग है। ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब होता है कि इस गुणसूत्र के अंदर, एक चीज समझना, गुणसूत्र के अंदर हजारों की संख्या में जीन्स मौजूद होते हैं, हजारों की संख्या में जीन मौजूद होते हैं, और उन जीन्स की वजह से बाकी चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, एक और चीज, जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वह एक सोशल कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल चीजें अलग होती हैं। बायोलॉजिकली आप देखोगे कि बायोलॉजिकली जनरली आपको मेल फीमेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकली आपको मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला देखने को मिलेंगे। जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वह एक सोशल कॉन्सेप्ट है, वह बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस चीज को यहां पे आप समझना, जब आप ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा ट्रांसजेंडर इज नॉट अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान देना। ठीक है, हाँ देखो, होने के तो हो सकता है कि हम माता से एक्स आए और पिता से एक्स वाई जाए, बट ये बहुत ही रेयर है, इसीलिए हमें देखने को नहीं मिलता। नहीं विकास, मैं यही चीज बता रहा था कि एलजीबीटी जो कम्युनिटी है वह एक सोशल कॉन्सेप्ट है, वह जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। जो लिंग है वह एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लिंग जो है वह एक विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, और जो जेंडर है वह एक सोशल कॉन्सेप्ट है। दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण होते नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण नहीं होंगे। हाँ, कुछ जो फेमिनिन फीचर्स हैं, यानी कि जो ज्यादातर महिलाओं में उपस्थित जो गुण हैं वह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डबल एक्स है तो मौजूद हो सकता है। इलाज का ऐसा कुछ नहीं है, इलाज जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बार जब बॉडी का ग्रोथ हो सकता है, बॉडी का ग्रोथ हो जाए तो उसके बाद इलाज पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जीन मॉडिफिकेशन जीवित व्यक्ति में अलाउड नहीं होता ना। देखो, सीधा चीज एक याद रखना कि इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो जीवित है उसके जीन्स को आप चेंज कर रहे हो, ये किसी भी कंट्री के द्वारा अलाउ नहीं होता। नहीं तो फिर तो आप क्या करोगे कि कोई व्यक्ति है, मान लो आपको लगा कि हाँ ये व्यक्ति मंद बुद्धि है, इसके जीन्स को परिवर्तित कर देते हैं, इसको हम सुपर इंटेलिजेंट बना देंगे, तो ये जीन मॉडिफिकेशन जीवित व्यक्तियों में अलाउ नहीं होता। मींस मान लो कोई फुल फ्लेजर ग्रो कर चुका है तो उसके बाद उसके जीन को मॉडिफाई करना कंट्रीज के द्वारा अलाउ नहीं होता। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में हो सकता है, वो भी कुछ कंट्रीज में अलाउड है, सभी कंट्रीज में अलाउड नहीं है, जैसे इंडिया में नहीं अलाउड है। फिर तो वो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अपने हिसाब से बच्चों का तय करे कि कौन सा जीन होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये अलाउड नहीं होता। चलिए, तो ये हमारा एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अब इसी से संबंधित एक और सिंड्रोम है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक और सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम देखो, अभी जैसे हमने पुरुषों की बात की तो ठीक वैसे ही महिलाओं के अंदर में हमने क्या देखा कि महिलाओं में एक्स और एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स और एक्स गुणसूत्र जो है वह पाए जाते हैं। किसी भी कंडीशन के कारण, किसी भी कारण अगर अगर किसी महिला में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र मौजूद हो, अगर मान लो कि प्रजनन के दौरान सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र जो है वो बचा, दूसरा जो है वो नष्ट हो गया। ठीक है, दूसरा जो है वो नष्ट हो गया या अप्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो डिजीज होगी, इस केस में जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। ठीक है,
टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं में आप देखोगे कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एक्स और एक्स गुणसूत्र की बजाय सिर्फ एक ही गुणसूत्र हो या दूसरा वाला अप्रभावी हो या दोषपूर्ण हो या निष्क्रिय हो तो फिर इस टर्नर सिंड्रोम को माना जाता है। जनरली क्या होगा, जनरली इसके कारण गर्भावस्था के दौरान मौत हो जाती है। ठीक है, जनरली इसके कारण गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके कारण जो नवजात होंगे उनकी जनरली गर्भावस्था के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, ज्यादातर केसेस में मृत्यु हो जाती है। अगर फिर भी अगर कोई सरवाइव कर जाता है तो उनके लिए फिर आगे भी समस्या मौजूद होती है। ठीक है, आगे क्या समस्या होगी कि इनका जो कद होगा, अब देखो यहां पर एक ही जो हाइट है, अब यहां पे जो कद होगा वह छोटा होगा, जो इनका कद होगा वह छोटा होगा, कद छोटा होगा। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि जो हार्मोन्स की कमी पाई जाएगी, शरीर के अंदर में हार्मोन की कमी पाई जाएगी। हार्मोन की कमी, गर्भ धारण कर पाना मुश्किल होगा, गर्भ धारण मुश्किल होगा। तो यहां पे क्या है कि गर्भ धारण जो है वह मुश्किल होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि किसी महिला में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है तो पहला तो उनका जो शारीरिक जो कद काठी है या शरीर का जो विकास है वह प्रभावित होगा, शरीर का पूर्ण विकास संभव नहीं होगा। दूसरी चीज, इवन गर्भ धारण करना उन महिलाओं के लिए काफी कठिन हो जाएगा कि वह फ्यूचर में भी चल के उनको अगर मां बनना है तो उसमें काफी समस्याएं आएंगी। ठीक है, क्योंकि उनका जो शरीर है वह इतने हार्मोन्स को नहीं तैयार कर पाएगा जिससे बच्चे के ग्रोथ को यानी कि नवजात शिशु के ग्रोथ को, उसके विकास को इतना सहायता मिल पाए। तो बॉडी का ग्रोथ यहां पे कम होगा, विकास कम होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आप देखोगे कि जो अंडाशय जो है, जो यूटेरस है, उसकी कार्य प्रणाली में कमी होगी। जो अंडाशय है वह सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, प्रजनन अंग जो है उनका भी जो उत्पादन है, जो प्रजनन अंग है उनका भी विकास सही से नहीं होगा। प्रजनन के जो हार्मोन्स हैं उनका भी उत्पादन कम होगा, तो एस्ट्रोजन ये सब का उत्पादन जो है वह कम होता है। तो ये सभी चीजें जो है यह देखने को मिल सकती हैं। अंडाशय की कार्य प्रणाली प्रभावित होगी और इसके साथ साथ जो अंडाशय है उसकी कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास नहीं होता। तो ये समस्याएं जो है वह टर्नर सिंड्रोम में देखी जाती हैं। देखो, क्लाइनफेल्टर और टर्नर इन दोनों में क्या होता है कि हार्मोन थेरेपी की मदद से कुछ हद तक उपचार करने की या लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है। तो हार्मोन थेरेपी की मदद से उनको बाहर से हार्मोन की सप्लाई करके उनके शरीर के विकास कराने की कोशिश की जाती है या उनके शरीर को सही करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह भी काफी कम सक्सेसफुल होता है, जो सक्सेस रेट है वो कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे अनुवांशिक जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको हमने देखा। आपने देखा होगा इसमें से ज्यादातर चीजों में, अनुवांशिक में हमने देखा कि ज्यादातर केसेस में यह सिंड्रोम लिखा है, लक्षण लिखा है। ठीक है, तो कई बार इसको अनुवांशिक बीमारी ना करके एक अनुवांशिक
जो बीमारी ना कह के इनको सिंड्रोम कह दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। इसके आगे जो सेशंस में हम मिलेंगे तो उसमें हम लोग मेडिसिन और वैक्सीन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, सॉरी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग एंटीबायोटिक और एंटीवायरल जो है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रोग और सिंड्रोम में अंतर क्या होता है कि रोग में जनरली देखा जाता है कि किसी चीज की या तो कमी होती है या कोई चीज खराब हो रहा होता है। सिंड्रोम का मतलब लक्षण होता है कि अलग अलग लक्षणों का जो समूह है उसको सिंड्रोम कहते हैं। चलिए, तो हम लोग जब मंडे को मिलेंगे, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को शायद नेक्स्ट क्लास है, तो जब हम लोग उसमें मिलेंगे तो फिर हम लोग बाकी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, मंडे को आई थिंक हॉलीडे है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का जो समूह है उसको सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। हर एक छोटा कद का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बीमारी है, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का एक समूह, लक्षणों का जो समूह है उसको सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए, तो अगले सेशन में मिलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।